हो गई है। तो हम आज एरे पढ़ेंगे, लेकिन एरे से पहले एक बात बता देता हूँ कि सी शार्प जो एक लैंग्वेज है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये पहली क्लास फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि डॉट नेट की लैंग्वेज है। डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, बट सी शार्प उसकी सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। और कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है डॉट नेट? जैसे विजुअल बेसिक हो गया, एफ शार्प हो गया, ऐसी बहुत हैं, 13-14 लैंग्वेज हैं जो कि सपोर्ट करता है ये प्लेटफॉर्म। लेकिन हम सी शार्प पढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि सी शार्प सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और डॉट नेट के साथ 90% या फिर 95% सी शार्प ही यूज होती है, बाकी सब लैंग्वेज ओनली 5 to 10% यूज होती है। इसलिए हम सी शार्प पढ़ रहे हैं। अब जब जो सी शार्प है, ये इसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है कि ये जो लैंग्वेज बनने का सिलसिला शुरू शुरू हुआ था, कि जब हमें, आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1 चीजें। अब बाइनरी लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी, तो बड़े बड़े कंपनी ने सोचा कि हम लोगों को, डेवलपर्स को, एक सिंपल लैंग्वेज देंगे और ये उस लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे डेवलपर्स इजीली वो लैंग्वेज सीख पाएंगे और प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये सब कर पाएंगे। और जो कन्वर्जन का काम होगा, जो लैंग्वेज टू बाइनरी कन्वर्जन का काम होगा, वो ये प्लेटफॉर्म खुद करते हैं। डॉट नेट, जावा, ये सारे प्लेटफॉर्म, पाइथन खुद अपने आप ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ था लैंग्वेज बनने का, तो एक बेसिक कंसेप्ट आया था, जिस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है ये? ऊप्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऊप्स। हो सकता है कहीं आपने कहीं सुना भी हो इसे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वो एक लिखी हुई डेफिनेशन है, बट इसे अगर मैं रियल टर्म में समझाऊं, तो ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। अगर इसे रियल लाइफ में देखा जाए, तो आप हर उस चीज पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो जो कि एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, तो आप हर एक उस चीज पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो जो कि एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। इंसान एक ऑब्जेक्ट है, पेड़ एक ऑब्जेक्ट है, टीवी एक ऑब्जेक्ट है, एसी एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग जो कुछ स्पेस ले रही है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हो गई कि भाई ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स को देख के बनाई गई है, कि इस तरह की जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट है, उनको देख के ही हमने ये प्रोग्रामिंग बनाई है, ये प्रोग्राम बनाए हैं। तो हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका सारी चीजें, सारे कंसेप्ट वो रियल वर्ल्ड से मैच करेंगे। ये सब बातें मैंने क्यों बताई? इसलिए क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरे। अब एरे को रियल टर्म से कैसे मैच करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग दैट टेक स्पेस। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए आपको क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है दुनिया में। जो भी चीज स्पेस लेती है वो ऑब्जेक्ट है। टीवी, पेड़, बेड, सोफा, घर, इंसान, कुत्ते, बिल्ली, सब एक ऑब्जेक्ट है। इनको देख के क्योंकि प्रोग्रामिंग बनी है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, तो आप इनमें से किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोग्राम करोगे, वो रियल लाइफ से बहुत मिलता जुलता होगा, कि मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब एरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो एरे क्या चीज है? एरे को हम कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा, आपने कुछ डाटा टाइप पढ़े। मैं थोड़ा अगर तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं और कोई चीज आपको कंसेप्ट समझ में ना आए, तो मुझे वहीं पे टोक के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। तो अभी तक जो भी हमने डाटा टाइप पढ़े,
जैसे इंट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, बूल पढ़ा या डेट टाइम पढ़ा। इन सब की खासियत क्या थी, ये अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू सेव करते थे। जैसे इंट के अंदर अगर मुझे कुछ सेव करना हो तो ऐसे लिखूंगा मैं, इंट आई इक्वल टू 10। स्ट्रिंग के अंदर सेव करना हो तो स्ट्रिंग में बी जे इक्वल टू दिस इज बॉय। क्या ये बात सबको क्लियर है कि स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं, इंट को ऐसे डिफाइन करते हैं? वैभव, आपको क्या ये बात पता है? यस सर। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी डाटा टाइप हैं उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। पर इनके साथ अभी दिक्कत दिक्कत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जनरल लाइफ में दिक्कत क्या है कि यार आई के अंदर एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं 10 कल। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आप कहीं सामान बाजार में सामान लेने जाते हो तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे एक सेब दे दो, या फिर आप सब्जी लेने गए तो आप एक आलू लेके नहीं आते। तो अभी ये जो इस तरह के डाटा टाइप है, जो इंट है, स्ट्रिंग है, ये एक ही वैल्यू सेव कर पा रहे हैं। अगर मैं इसमें चाहूं कि 10, 20, 30, 40 ये सब एक ही में सेव करा लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आप मार्केट गए और आपने बोला मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो 10-15 आलू उसमें चढ़ेंगे। और उन सबको सेव करने के लिए आपके पास एक पॉलिथीन होगी। तो यहां पे एक वैल्यू को सेव करने के लिए तो इन्होंने इंटीजर दे रखा है, या फिर एक स्ट्रिंग को सेव करने के लिए तो स्ट्रिंग दिया हुआ है। मल्टीपल स्ट्रिंग आ जाएगी और सबको सेव करना हो तो कैसे करें? उस चीज के लिए आया एरे। एरे क्या कहता है? एरे बोलता है मैं कलेक्शन हूं। कलेक्शन कलेक्शन मतलब बहुत सबको मिला के एक कलेक्शन बनता है ना। तो कलेक्शन का मतलब किसी भी डाटा टाइप को आप एरे बना सकते हो। और जैसे ही उस डाटा टाइप को आप एरे बनाओगे तो उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू सेव करा सकते हो। क्या बोला मैंने कि एरे क्या है? कलेक्शन है। जिस तरह से रियल लाइफ में हमें मल्टीपल चीजें सेव करानी होती हैं, जैसे आलू लेने गए तो बहुत सारी आलू सेव करानी होगी, या फिर मैं अपनी क्लास का कोई प्रोग्रामिंग करूंगा तो मेरी क्लास में एक बच्चा नहीं होगा, 30 बच्चे होंगे, और 30 बच्चों की इंफॉर्मेशन सेव करानी होगी मुझे। तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ एरे। एरे क्या कहता है कि मैं एक ऐसा डाटा टाइप हूं जो मैं किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं मुझे। और मेरा काम क्या है कि मैं अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता हूं। क्या ये बात समझ में आई? सुनने में क्या बात समझ में आई अभी करके देखेंगे। बट सुनने में क्या समझ में आई कि क्या काम करता है एरे? कि एक की जगह मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है। शैलजा, आपको ये बात समझ में आई? अनम्यूट यस होकर सर। बोलो। यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। अभिनव, आपको? यस, ये मेरे को है, क्या बहुत सिंपल था। ठीक है। तो आज की डेट डाल देते हैं हम। आज की डेट क्या है हमारी? 26 सितंबर 2023। तो एरे क्या है? एरे कोई अपना अलग से डाटा टाइप लेके नहीं आएगा। कहेगा भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे इंटीजर ऑलरेडी डाटा टाइप है, उसके आगे ये खोल दो एक ब्रैकेट, इसे बिग ब्रैकेट बोलते हैं। बिग ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो। अब ये हो गया उसका डाटा टाइप। अब उस एरे का नाम दो। जैसे मैं दे देता हूं एरे इंट, ये नाम दे दिया मैंने। वो तो आप किसी भी डाटा टाइप का नाम तो आपको देना ही पड़ता है। तो एरे को इस तरह से देते हैं, इक्वल टू न्यू इंट, फिर से बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, और उसमें बताओ कितने साइज का एरे है, कि मेरे एरे में कितने इंटीजर सेव कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं 5 कर सकते हैं इसमें। तो ये होता है एरे डिक्लेरेशन। इसे बोलते हैं एरे सिंटैक्स और डिक्लेरेशन। कि एरे को यहां पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक एरे है, किस टाइप का एरे है? इंटीजर टाइप का एरे है। इंटीजर टाइप का एरे मतलब इसके अंदर आप इंटीजर सेव कर सकते हो, खाली स्ट्रिंग नहीं कर सकते। और कितने कर सकते हो? 5 कर सकते हो। कल को अगर आपको 50 चाहिए होंगे तो यहाँ पे 50 लिख दोगे। तो जितनी लिमिट चाहिए होगी उतना लिमिट आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इसे बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। अब
ये तो लिख दिया, अब वैल्यू सेव कैसे करेंगे? तो जो वैल्यू सेव करते हैं उस चीज को बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। ये एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एरे के अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। कैसे डालते हैं ये डॉटनेट ने बता रखा है। अच्छा, ये जो तरीका है इसे सिंटैक्स, ये आपको याद करना है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें बोल रखा है कि ऐसे ही लिखना है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोल रखा है ऐसे ही लिखना है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी सिंटैक्स होते हैं उन्हें ज्यों का त्यों लिखना होता है, उन्हें याद कर लेना होता है, और आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाता है ये। अब एरे को इनिशियलाइज करते हैं, तो कैसे करते हैं? ऐसे कि एरे इंट, जो भी मेरे एरे का नाम है वो नाम लिखा, बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और ब्रैकेट में इंडेक्स। इंडेक्स 5 साइज है, और हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, कि 0 नंबर के इंडेक्स पे मैंने 10 डाल दिया। अब 1 नंबर के इंडेक्स पे 20 डाल दिया। ये बीच को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। याद रखना, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो एरे को इनिशियलाइज करते वक्त पहले 0 इंडेक्स पे 10 डाल दिया, पहले इंडेक्स पे 20 डाल दिया, दूसरे इंडेक्स पे कुछ भी डाल दो, आपकी मर्जी है, 100 डाल सकते हो। तीसरे इंडेक्स पे फिर से कुछ और वैल्यू डाल दी, और चौथे इंडेक्स पे 200 डाल दिया। अब पांचवें इंडेक्स पे नहीं डाल सकते कुछ भी। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि भाई साइज तो इसका 5 ही है ना, तो 5 तो हो गए। अगर 0 इंडेक्स से शुरू होगा तो 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट हो गए। अब इससे ज्यादा डालेंगे तो बोलेगा भाई तुमने बोला है ऊपर की 5 है और यहाँ पे 6 डाल रहे हो, ये तो चीटिंग है, एरर दे देगा। क्लियर है? कोई डाउट? बताओ क्लियर वैभव है। आप। क्लियर है, राइट? तो इस तरह से एरे को इनिशियलाइज करते हैं, एरे के अंदर वैल्यू डालते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे कराते हैं? कि मान लो अभी एरे के अंदर 5 वैल्यू पड़ गई, अब मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा? तो एरे जब भी कलेक्शन आएगा कि बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो एक आसान तरीका है फोर लूप। तो हम एरे के साथ साथ एक और चीज पढ़ रहे हैं, फोर लूप। लूप, लूप का मतलब है कोई चीज आपको बार 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 काम करवाना है, तो उसे लूप में डाल दो। तो कैसे? देखो कैसे प्रिंट करा रहा हूं मैं। लूप का सिंटेक्स है फोर, ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, ये नॉर्मल ब्रैकेट। एरे वाला ब्रैकेट क्या है? बिग ब्रैकेट है। ये स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इसे। स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, किसके लेस देन? अभी मैं चलो पहले सिंटैक्स लिख देता हूं फिर समझाता हूं। और फिर कर्ली ब्रैकेट और कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि हमें सारी वैल्यू प्रिंट करानी है। अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो इसको बोलते हैं फोर लूप, क्योंकि एरे के अंदर 5 वैल्यू हैं, और 5 वैल्यू, पहली 0 इंडेक्स पे है, दूसरी 1 इंडेक्स पे है, तीसरी 2 इंडेक्स पे है, चौथी 3 इंडेक्स पे, पांचवी 4 इंडेक्स पे। मुझे क्या करना है? मुझे एरे के अंदर एक एक इंडेक्स पे घुसना है और उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ऐसे काम करने के लिए डॉटनेट ने लूप दे रखे हैं, बहुत सारे लूप होते हैं। हम सबसे पहला लूप पढ़ रहे हैं, फोर लूप। फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फोर ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर इंट आई इक्वल टू 0। मतलब हम बता रहे हैं कि आई, आई मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आई ले लिया, कि मैंने एक इंटीजर को 0 से शुरू करूंगा मैं, और उसकी वैल्यू कहां तक जाएगी? जब तक एरे का लेंथ है उससे छोटी रहेगी। एरे की लेंथ कितनी है? 5 है। तो 5 से छोटा मतलब 4 तक ये, 4 तक ये लूप चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और फिर आई, अभी अगर थोड़ा बहुत तुम्हें
20% समझ में आएगा। जो ये बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें 20% समझ में आएगी। अभी मैं इसे चला के दिखाऊंगा, तब तुम्हें 100% समझ में आएगा। तो अभी बस समझते रहो। तो लूप क्या करता है, ये कहता है आई को 0 से शुरू करो, आई की वैल्यू एरे जो लिया है उसके लेंथ तक जाएगी, और आई प्लस प्लस करते रहो, आई को बढ़ाते रहो। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, और जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगी इसको, तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। किसको? एरे इंट आई को। आई क्या होगा, पहली बार में 0 वैल्यू होगी तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा लूप मतलब बार बार चलता रहता है। फिर दोबारा चेक करेगा वो क्या आई की वैल्यू जो, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें पहले करके, तब तो याद समझ में आएगा। यहाँ पे डिबगर डिबगर लगा देते हैं। यहाँ पे डिबगर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीधा प्रिंट करा रहे थे। अभी तक हम कुछ भी लिखते थे उसे सीधा प्रिंट करा देते थे। ये देखो सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब एक और कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं डिबगिंग करना। कि कोड को डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं कराएंगे, हम चेक करेंगे कि कोड में क्या हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमें डिबगर का यूज करना पड़ता है। लिख देता हूं जिससे कि आप जब अपने नोट्स बनाओ तो आपको याद रहेगा। डिबगर, डिबगर क्या होता है? डिबगर इज यूज्ड टू चेक द कोड ड्यूरिंग रन टाइम। कि जब आपका कोड रन हो रहा हो, उसके बीच में आपको कुछ चेक करनी है वैल्यू, तो आप डिबगर का यूज करते हो। कैसे करते हो? जहां पे भी आपको, अभी चलाएंगे तो सिंपल चल जाएगा, सीधा ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहते हो ब्लैक स्क्रीन ना आए, एक एक स्टेप करके आगे बढ़े, तो आप जिस भी लाइन पे रोकना चाहते हो वहां पे डिबगर लगा दो। डिबगर लगाने का मतलब है, जहां पे ये नंबर है उसके पीछे ये डार्क सी लाइन है, डार्क लाइन, यहां पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे तो ये लाल रंग का डिबगर लग जाएगा। लाल रंग क्या होता है? स्टॉप। ये बोलेगा भाई रन होने से पहले रुक जा, अभी मैं चेक करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मतलब अभी मैं रन करूंगा इसे डायरेक्टली। तो अब ये ब्लैक स्क्रीन देखो चली गई, यहां पे कोड आ गया। अब यहां पे जैसे ही डिबगर आया, अब आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है मेरे कोड में, कैसे वो ब्लैक स्क्रीन पे सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ये हम डिबगर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अब चेक करते हैं। अभी एरे इंट में नल पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी ये लाइन पहुंची है बट ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जब मैं जब ये येलो वाला अगली लाइन पे आ जाता है, तब उसकी पिछली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी एरे नहीं बना है। एरे नहीं बना है तो नल पड़ा हुआ है। नल मतलब कुछ भी नहीं। तो सही बात है कि हाँ भाई, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। याद रखना, अगर ये येलो वाली लाइन, येलो वाली जो हाईलाइट है, ये किसी लाइन पे है, तो उसका मतलब है कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। कब होगी? उसके लिए F10, अपने आपको लैपटॉप से F10 दबाना है। तो मैंने F10 दबाया, और अगर आपका लेटेस्ट लैपटॉप है तो ऊपर के जो F वाले बटन होते हैं वो फंक्शन की के साथ दबाने होते हैं, फंक्शन प्लस F10। तो मैंने फंक्शन प्लस F10 दबाया। अब एरे बन गया, ये देखो। अब एरे यहाँ पे चेक कर सकते हो, एरे बन चुका है। और इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो बताएगा 0 पे, अभी 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 1 है, 2 सारे इंडेक्स पे 0 वैल्यू है। क्या कोई बता सकता है कि सारे इंडेक्स पे 0 वैल्यू क्यों है? हमने तो कहीं 0 वैल्यू डाली नहीं, तो ये 0 वैल्यू कहां से आई? सैलजा, क्या आप ये बात बता सकते हो कि जैसे ही मैंने एरे बनाया, सारे इंडेक्स पे 0 वैल्यू अपने आप आ गई? मैंने तो कहीं डाली नहीं। तो बताओ 0 वैल्यू कैसे आई? सैलजा, पता है आपको? अनम्यूट होकर बोलो। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। क्योंकि हर डाटा टाइप की हर डाटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। हर डाटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर उस डाटा टाइप में कुछ भी नहीं डालोगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो इंटीजर
क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको एक लिंक दिया था डाटा टाइप पढ़ने के लिए, उस लिंक को आपको पढ़ना है। एक मैंने आपको लिंक भेजा था कि इस लिंक से आपको डाटा टाइप चेक करने हैं, ये वाला लिंक। तो इस लिंक में देखो यहाँ पे बता रखा है नीचे, यहाँ पे तो सारे डाटा टाइप बता रखे हैं इन्होंने। ये सारे डाटा टाइप आपको प्रैक्टिस करने हैं, और नीचे इन्होंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी बता रखी है, ये रही डिफॉल्ट वैल्यूज। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर इंटीजर में कुछ भी नहीं डालोगे तो 0 अपने आप माइक्रोसॉफ्ट डाल देता है, डॉट नेट डाल देता है। तो इसीलिए एरे में अपने आप 0 डाल दिया उसने हर जगह। अब मैं कह रहा हूं 0 इंडेक्स पे 10 डाल दो भाई। अभी क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब मैं एफ फंक्शन प्लस F10 कर रहा हूं, और मैंने कुछ चेंज कर दिया। एक्चुअली कोड को रन करते हुए कुछ चेंज नहीं करते, इसलिए उसने मैसेज वार्निंग मैसेज दी कि आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, टाइप मत करो, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 0 पे, अब 0 पे 10 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया 10। अभी 1 पे 0 ही पड़ा हुआ है। अब मैं F10 करूंगा तो ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइन नंबर 112 भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जब ये येलो वाला हाईलाइट होगा तो क्या वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई है? तो आप बोलोगे नहीं, उसका मतलब है कि नेक्स्ट बार जब हम F10 करेंगे तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब एग्जीक्यूट हो गई, अब चेक करेंगे तो 20 आ गया। ऐसे ही F10 F10 F10, 3 बार F10 और कर लिया, तो अब हमारे एरे में वैल्यू आ गई। 0 इंडेक्स पे 10, एक पे भी जो हमने भरा था वही वैल्यू आ गई। अब देखो लूप को समझो कि लूप कैसे काम कर रहा है। लूप में पहले पहले इंट की वैल्यू 0 को 0 सेट कर देगा। डिबगर से ही समझ में आता है लूप हमेशा 0 सेट कर दी इसने। अब चेक करेगा ये कंडीशन, अभी 0 सेट कर दी। अब F10, अब इसने ये कंडीशन चेक की, लेंथ की वैल्यू क्या है? 5। एरे की लेंथ कितनी है? 5 है। तो ये चेक कर रहा है क्या 0 5 से छोटा है? ये देखो छोटे का साइन है। तो बताओ सैलजा, क्या 0 5 से छोटा है? यस सर। तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू मिली तो अंदर जाएगा, ये ट्रू हो गए। 0 5 से छोटा तो अंदर चला गया, ये देखो अंदर चला गया। अब उसने प्रिंट कर दिया होगा 0, सॉरी 0 नहीं, जो भी एरे एरे इंट के दिस आई इंडेक्स पे है, आई की वैल्यू क्या है? 0। तो जो भी 0 इंडेक्स पे है उसे प्रिंट कर देगा। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है सैलजा? 10, राइट? तो 10 को प्रिंट कर देगा। दोबारा से चलाते हैं, मैंने रन कर दिया पूरा का पूरा ही। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। आई को 0 सेट किया उसने, लेंथ थी 5। अब आई 0 को 5 से कंपेयर करेगा, क्या 0 5 से छोटा है? हाँ 0 5 से छोटा है, तो अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, अब 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर देगा, तो 10 वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा। इन तीनों में पहले ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर अंदर गया, फिर ये चेक किया, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू जो भी है 0, उससे एक वैल्यू बढ़ा दो। तो 0 से 1 बढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दोबारा से चेक करेगा, क्या 1 5 से छोटा है? बताओ वैभव, क्या 1 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर, छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो फिर लूप के अंदर आ जाएगा। इस बार आई की वैल्यू 1 है,
क्यों? क्योंकि हमने आई को प्लस प्लस कर दिया था। प्लस प्लस का मतलब होता है आई में एक वैल्यू बढ़ा दो। तो अब आई एरे इंट के पहले इंडेक्स पे जो होगा उसे प्रिंट कर देगा, मतलब 20 को प्रिंट कर देगा, फिर आप बढ़ा देगा, प्रिंट हो गया। देखो चेक भी करते रहोगे साथ में। तो पहले 10 को प्रिंट किया, अब 20 को कर दिया। वापस जाते हैं। अब फिर अभी आई की वैल्यू क्या है? 1 है। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हो गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 को कंपेयर करेगा 5 के साथ। एरे की लेंथ तो 5 ही रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी। क्या 2 5 से छोटा है? हाँ भाई छोटा है। फिर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा। इस बार 2 सेकंड इंडेक्स पे जो है उसे प्रिंट कर देगा, मतलब 100 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर दिया होगा, यहां पे आके चेक करोगे, 100 को प्रिंट कर दिया। अब दोबारा से आई प्लस प्लस, मतलब आई अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अभी तो 2 वैल्यू है, पर जैसे ही F10 करेंगे एग्जीक्यूट हो गया, अब 3 वैल्यू हो गई। अब चेक कर रहा है क्या 3 5 से छोटा है? हाँ भाई 3 भी 5 से छोटा है। तो अब 3 वाले इंडेक्स को से प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। चेक करेंगे तो इसको भी प्रिंट कर दिया इसने। अब फिर वही एफ को आई को बढ़ाएगा और 4 कर देगा। 4 5 से छोटा है? हाँ भाई 4 5 से छोटा है। 4 5 से छोटा है तो 4 वाले इंडेक्स को भी प्रिंट कर देगा। 4 वाले इंडेक्स को भी प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा? अब फिर से आई प्लस प्लस होगा। अभी तो 4 है, क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं है। F10 किया, अब एग्जीक्यूट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 है, लेंथ भी 5 है। क्या 5 5 से छोटा है? वैभव, क्या 5 5 से छोटा है? नो सर। नहीं। तो अब यहां पे इसे फॉल्स मिल जाएगी कंडीशन। अब जैसे ही इसे कंडीशन फॉल्स मिली, ये बाहर आ जाएगा, कहेगा बस भाई मेरा काम हो गया लूप का। और फिर कंसोल डॉट रीड लाइन मतलब रोक देगा। तो आप अगर आप देखोगे यहां पे, तो आपको वही 5 वैल्यू प्रिंट हुई मिल जाएगी। क्या आपको समझ में आया कि कैसे एरे को हमने बनाया, कैसे उसके अंदर वैल्यू डाली, और कैसे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप रीड किया? बताओ, इस चीज में किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। तलजा आपको? नो सर। डिबगर कैसे? हाँ, अब आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है उसमें डिबगर आना है। अभिनव मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है मेरे ख्याल से ये, राइट? फॉर लूप व्हाइल लूप थोड़ा ठीक है। तो लेकिन देखो थोड़ा सा और डिटेल में पता चलेगा। कई बार क्या होता है, फोर लूप में लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन सी क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। इसमें तीन, इस फोर लूप के 3 कंपोनेंट है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक चौथा ये कि ब्रैकेट में जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो। तो ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, पहली बार। फिर ये होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर तो ऐसे चलता रहता है, ये। बट ये एक बार प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट? और डिबगर समझ में आया कि अगर डिबगर नहीं लगा होता और हम रन करते हैं तो सीधा हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोड को समझना है तो हमें यहां पे क्लिक कर दो, डिबगर लग जाता है। और जब हम रन करेंगे तो डायरेक्टली रन नहीं होगा, यहां डिबगर पॉइंट पे कोड आ जाएगा आपका, और आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके F10 की हेल्प से देख सकते हो कि क्या क्या आपके लाइन कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। क्या ये बात समझ में आई शैलजा आपको? यस सर। आपको समझ में आया क्या बोलते हैं वैभव? यस सर। ठीक है। तो एरे के बारे में एक दो चीजें और पढ़ते हैं, फिर मूव करेंगे लूप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक तरीका तो एरे में वैल्यू ये इंसर्ट करने का है, पर जरूरी नहीं है कि आपको, अगर 5 साइज का एरे है तो 5 साइज का ही बनाना है। क्या बोलते हैं, आप चाहो तो इसमें तीन वैल्यू भी सेव कर लो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वही बात होगी ना कि आप मार्केट में अगर 5 किलो की पन्नी लेके जा रहे हो, तो अगर उसके अंदर 2 किलो का सामान भी रखोगे तो भी पन्नी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी?
जब 5 किलो की पन्नी लेके गए और 6 किलो सामान रख दिया। क्या 5 किलो की पन्नी में 6 किलो सामान आ पाएगा? नो सर। नो। No, sir. लेकिन 2 या 3 किलो आ सकता है, राइट? सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर हाँ, कि पूछो। अभी तो सिर्फ इसमें 5 इंटीजर्स थे, करेक्ट। अगर इसमें 1000 इंटीजर्स होंगे तो क्या मैं Okay. बार बार इसको लिखूंगा, और इज देयर अ सिंपलर वे टू डू दैट? ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर यहाँ पे 1000 स्टूडेंट हो, कि मतलब 1000 इसके इंटीजर हो, तो अब मुझे प्रिंट इंसर्ट करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा? क्या मुझे बार बार ये लगाना पड़ेगा कि यार तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये, आठवें पे ये, 10वें पे ये, इस तरह से करना पड़ेगा काम? तो आंसर है इट डिपेंड्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर मान लो स्पेसिफिक वैल्यू फिल करनी है तो आपको इस तरह से फिल करनी पड़ेगी। पर अगर आपको कहीं से डाटा रीड करना है, कि जैसे आपका कहीं और डाटा पड़ा हुआ है, तो आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो काम। अभी मैं लूप के थ्रू कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, लेकिन आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो। और एक और तरीका है, वो भी बताता हूं, वो पहले बताता हूं फिर बताता हूं लूप के थ्रू। वो तरीका क्या है, उससे पहले ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर खाली कम वैल्यू भी सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू सेव करनी है। यस सर। और ये समझ में आया कि अगर 1000 होगा तो क्या करेंगे, क्या हम हजारों को सेव करेंगे या अलग तरीके से करेंगे? तो वो डिपेंड करता है। अगर तो आपको मान लो मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, या फिर मेरी कंपनी में 1000 इंप्लॉई हैं, तो 1000 इंप्लॉई की डिटेल में कैसे डालूंगा? लूप के थ्रू नॉट पॉसिबल। कि लूप के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं कि भाई एक बंदे का नाम श्रीकांत है, एक बंदे का नाम अजय है, एक का नाम अभिनव है, तो उस केस में मुझे ऐसे डालना ही पड़ेगा, इस तरीके से। लेकिन मान लो मुझे प्रिंट कराना है, कई बार क्या होता है मुझे 1000 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, या फिर मुझे बताना है कि भाई जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं लूप में, उन सबकी सैलरी 5% इंक्रीज कर दो। तो उस केस में मैं सिंपल लूप चला के सैलरी निकाल के इंटू 5% कर दूंगा। तो वहां पे लूप कर सकते हैं। लेकिन जहां पे पॉसिबल नहीं है, जहां पे सबके नाम अलग अलग है, वहां पे ऐसे ही सेव कराना पड़ेगा। हालांकि हालांकि रियल लाइफ में जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो एरे में इस तरह का काम नहीं होता। जो इस तरह का काम होता है उसके लिए दूसरे कलेक्शंस होते हैं। जब आप उस कलेक्शन तक पहुंचोगे तो बताऊंगा। उनमें वैल्यू सेव कराना, वैल्यू रीड करना इजी होता है एज कंपेयर टू एरे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है। ओके। अब अब कई बार क्या होता है कि मतलब कई बार क्या, मतलब एक और तरीका है एरे में ही वैल्यू सेव कराने का। सेकंड वे ऑफ, ठीक है, एक तरीका तो हमने बता दिया। अब एक तरीका क्या है, इस बार स्ट्रिंग का ले लेते हैं। किसी भी चीज का हो सकता है। कभी मैं इंट पढ़ाऊं तो ये मत समझना कि खाली इंट का ही एरे होगा। स्ट्रिंग का भी हो सकता है, बूलियन का भी हो सकता है, डाटा टाइप, जितने भी डाटा टाइप हैं सबका हो सकता है एरे। एक तरीका क्या है कि आप वहीं पे डिक्लेयर करो, एरे डिक्लेयर किया आपने और यहीं पे इनिशियलाइज भी कर दो। ठीक है, तो अगर आपको कभी ये है कि यार मुझे 3 या 5 वैल्यू लेनी है, तो मैं ये एक लाइन में वो करूं, डिक्लेयर करूं, फिर इनिशियलाइज करूं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सेम ही चीज है। इसका मतलब भी यही है कि मैंने एरे बना दिया, इसके अंदर 3 वैल्यू सेव कर दी, तो मतलब इस एरे का साइज ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कैसे किया मैंने? न्यू स्ट्रिंग सेम इसी की तरह किया, बस जो उसकी वैल्यू थी कर्ली ब्रैकेट लगा के आगे उसकी वैल्यू लगा दी, जो भी वैल्यू मुझे डालनी है।
तो ये 0 इंडेक्स पे चला गया होगा, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर। क्लियर है। अगर इसे भी प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कराने का वही फोर लूप लगा के आप प्रिंट करा सकते हो। कहीं क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन घर लेके मत जाना। हालांकि बाद में प्रैक्टिस करोगे तभी भी पूछ सकते हो, बट कोशिश करो कि अभी भी क्वेश्चन पूछ लो जहां पे भी डाउट हो। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो यही सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज इसके अलावा, एक और चीज बता देता हूं एरे में। अच्छा, मान लो अगर एक इंडेक्स पे यहां पे एक वैल्यू है और यहां पे मैंने एक को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं नाम, ऐसे 200 कर दिया, तो अब बताओ जब प्रिंट कराऊंगा तो 20 आएगा या 200 लिखा आएगा? शैलजा आप 200। बताओ। शैलजा आप बताओ, 200 आएगा या 20 आएगा? 200। हाँ सही है, आंसर 200 है। बट क्यों आएगा 200 पता है आप लोगों को? अच्छा चलो मैं बता नो देता हूँ। सर। ओके मैं बता देता हूँ, क्योंकि डॉटनेट में देखो दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है जिसमें आपने कोड लिख दिया, अब जैसे ही आप रन करोगे तो सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है, सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डॉटनेट ऐसी लैंग्वेज नहीं है। डॉटनेट कैसी लैंग्वेज है? डॉटनेट ऐसी लैंग्वेज है कि जितना भी कोड आपने लिखा है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक लाइन से एग्जीक्यूट होता चलेगा। अभी हमने डिबग करके देखा भी था कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, ना कि सब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा था। तो अगर टॉप टू बॉटम कोई चीज आ रही है और पहले यहां पे 20 था और बॉटम में हमने चेंज कर दिया, 20 की जगह 200 कर दिया, तो हमेशा याद रखना जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी डॉटनेट में। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर, ठीक है। ओके, तो बस एरे में इतना ही है, एरे में और कुछ नहीं है। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि जैसे मैंने एरे बनाया है स्ट्रिंग का, इंट का, आप एक बार बूलियन का एरे बनाना, उसमें ट्रू फॉल्स डाल देना, और एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाना। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली ये, जो जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बोलता हूँ जब अपने नोट्स बनाया करो तो उसे अलग से लिख लिया करो कि इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि इंट के एरे में हम सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग के एरे में सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हैं। क्या कोई ऐसा एरे है कि जिसमें हम इंटीजर भी डाल लें, स्ट्रिंग भी डाल लें, और बूलियन भी डाल लें, और डेट टाइम भी डाल लें, किसी भी टाइप का डाटा टाइप डाल लें? क्या ये एरे के साथ पॉसिबल है या नहीं है? शैलजा आप बताओ। सर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही जवाब। ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? हम ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट टाइप का एरे लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल द डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट सभी डाटा टाइप का पेरेंट है, उनका माता या उनकी माता या उनका पिता है। और माता पिता के पास ये ताकत होती है कि वो अपने बच्चे को अपने अंदर स्टोर करा सके। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी स्टोर करा लो, क्योंकि वो सबका ही पिता है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में एक कंसेप्ट आएगा भी इनहेरिटेंस का। उसका मतलब यही है कि उसमें चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप बनता है। तो डॉटनेट में ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है। जितने भी स्ट्रिंग हो गया, जितने भी डाटा टाइप है ना, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, क्या बोलते हैं, बूल हो गया, और डेट टाइम हो गया, सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कुछ भी स्टोर कर सकता है।
तो अगर इंटरव्यू में पूछें कि एक ऐसा एरे बनाओ जिसके अंदर कुछ भी स्टोर हो जाए, इंट भी स्ट्रिंग भी, तो वो होगा ऑब्जेक्ट का एरे। ये आपका होमवर्क है, आपको बना के भी लेके आना है। कर लोगे? यस। ठीक है। अब आते हैं लूप के ऊपर। एरे में इतना ही है, एरे में और कुछ खास बात नहीं है। कलेक्शंस के लिए होता है कि बहुत सारी चीजें स्टोर करनी हो तो एरे में कर लेंगे। अब थोड़ा लूप का ऑपरेशन करते हैं कि लूप में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिलहाल हम फोर लूप के बारे में ही पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में बाकी के लूप पढ़ेंगे। अच्छा, लूप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आएगा क्वेश्चन, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे आप? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब नेचुरल नंबर है। तो बड़ा सिंपल है। 4 इंट को, इंट आई को, अच्छा आई मैंने नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। आप दे सकते हो एबीसी या वेरिएबल, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। वेरिएबल नहीं दे सकते, वेरिएबल कीवर्ड होता है। सोनू मोनू कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं हमें हमेशा अच्छे से नाम देना चाहिए, तो मैं इंट आई दे रहा हूं। पर नाम हमेशा डॉटनेट में आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रामिंग के भगवान हो, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वहां पे हमने 0 से शुरू किया था, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कैसे शुरू होता है? 1 2 3 ये शुरू होता है। तो यहां पे क्या करेंगे? इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। वहां पे लेस देन किया था, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क करने के लिए। वहां पे कंडीशन क्या लगाई थी? लेस देन 10। देखो लेस देन लगाया था, इस बार कंडीशन लगाई है लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि मुझे 10 भी प्रिंट कराना है। और आई प्लस प्लस, और यहां पे क्या कर देंगे हम? सिंपल प्रिंट आई। वहां पे एरे के अंदर आई प्रिंट कराया था, क्योंकि हमें एरे के अंदर वाली वैल्यू निकालनी थी। यहां पे सिंपल हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, और नेचुरल नंबर किस में इंक्रीमेंट होते रहेंगे? आई में। तो सीधा आई को प्रिंट करा दूंगा। अब जब रन करूंगा तो आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी और 10 तक प्रिंट हो जाएगा। एक बार इस कोड को अपने आप देखो, समझो और मुझे बताओ कि कोई डाउट या क्वेश्चन है इसमें तो। भैया जैसे यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे काउंटर वेरिएबल ले रखा है हमने आई, तो ऐसे कि हम ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे आई हो गया, जे हो गया, एक ही मतलब इसी में? इसमें एक में नहीं करते हम, इसे मल्टीपल में करते हैं, वो भी बताऊंगा क्वेश्चन उसके क्या है। और हाँ, तो फिलहाल हम इसमें मल्टीपल में करते हैं, एक में नहीं करते। यहाँ पे हम एक ही में करते, एक एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ पे जैसे हाँ, मतलब कॉमन आके सेपरेट कर दूं कि इंटीजर आई है और जे ले लूं या के ले लूं, ऐसा मतलब कॉमा से लगा के सेपरेट कर दूं उसको, ऐसा? जैसे तुम कह रहे हो ये इस तरह का कुछ। हाँ। अच्छा, ये अभी जब एक कंसेप्ट आएगा मल्टी डायमेंशनल एरे, उसमें क्या होता है, तो उसमें ये हेल्पफुल होगा कि जहां पे हम एरे के आई और जे, मतलब जो तुम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है कभी? मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ, मैट्रिक्स, रो तो एंड कॉलम। मैट्रिक्स में इस तरह के एरे को यूज करते हैं। यहाँ पे चलो देखते हैं क्या कर रहा है, क्या दे रहा है। आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देते हैं। चलो जे प्लस प्लस को अंदर भी लिख सकते हैं, मैं जे प्लस प्लस यहाँ करा देता हूँ। और ये जे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
मुझे लगा था कि शायद ले सकते होंगे, बट ये ले नहीं सकते। नहीं, सेकंड वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये देखें क्या एरर दे रहा है। मे बी शायद से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, डिक्लेयर करने पड़ेगा ना स्टार्टिंग में शायद। जैसे कह रहे हैं डिक्लेयर तो यहीं पे करते हैं ना, जैसे इंट को यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने, ये वैल्यू कोमा लगा के करेंगे। अगर एक सेम लाइन में हो तो कोमा लगा के भी कर सकते हैं, j इक्वल टू 0, बट मल्टीपल ले नहीं रहा। पर चलो इसे मैं चेक कर लूंगा, बताऊंगा तुम्हें फिर इसके डिटेल में कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं अगर मल्टीपल लेते हैं। जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, अभी जब आगे आएगा उस क्लास में, तो वहां पे हम लेते हैं इस तरह से, बट वो किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा। और इसको, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मैं तुम्हें फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए एक ही लेते हैं। अभी ये चीज समझ में आई कि कैसे एक को प्रिंट कराना है, 1 से 10 को। वैभव और शैलजा, आपको समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। अभी एक दो चीजें और दिखाता हूं पहले इसमें, कि जिससे लूप थोड़ा क्लियर हो और भी ज्यादा। ओके, अब जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे हमेशा आई प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पे अगर मान लो आपको क्वेश्चन आया इंटरव्यू का, सेकंड क्वेश्चन मैं ये लिखता हूँ। क्वेश्चन 2 क्या है कि आपको इवन नंबर प्रिंट कराने हैं 20 तक। टिल 20। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 20 तक? कैसे इवन नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 4 5, 2 4 6 8 10 12 16 इस तरह के होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 20। चाहे तो लेस देन इक्वल टू 20 कर दो, या फिर लेस देन 21 कर दो, एक ही बात है। क्योंकि कंडीशन जब आएगी 22 वाली, तो वो मैच नहीं करेगी यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ करके, फिर समझ में आएगा। और पिछली बार लिखा था यहाँ पे आई प्लस प्लस, इस बार क्या करेंगे हम, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा आई प्लस प्लस ही रहेगा। आई को दो से भी बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं। ये तो अब जब ये प्रिंट कराऊंगा मैं, तो कैसे प्रिंट होगा, 0 2 4 6 8 10 12, और जब तक कंडीशन मैच होगी तब तक। कंडीशन कब तक मैच होगी? 20 तक, क्योंकि 22 जब आ जाएगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बात को समझाने का मतलब क्या था, कि यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई प्लस 2 भी ले सकते हैं, या फिर आई प्लस 3 भी ले सकते हैं, आई प्लस 4 भी ले सकते हैं। तो जो मैं होमवर्क दूंगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीपल आई भी ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल, यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस नहीं, कुछ कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। इसे प्रिंट कराता हूँ। तो इसने ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को प्रिंट कर दिया। तो क्या ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हम कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं? वैभव, शैलजा, आप बताओ। यस सर। तो अगर मुझे थ्री थ्री Yes, का sir. टेबल प्रिंट कराना हो, 3 का टेबल प्रिंट कराना होगा तो कैसे कराऊंगा? अगर 3 का टेबल प्रिंट कराना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे, लेस देन इक्वल टू 30। और शुरू कहां से होगा? 3 से। और आई को क्या कर दूंगा, आई इक्वल टू आई प्लस, बोलो, 3. 3 हो जाएगा ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तभी तो जब 3 होगा, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से। तो अब 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, किसी भी तरह का टेबल इसकी हेल्प से आप प्रिंट करा सकते हो या नहीं करा सकते?
यस सर। आप बताओ क्या बोलते हैं अभिनव, नहीं वैभव, अभिनव को तो आता है मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज समझनी है इसमें कि जरूरी नहीं है कि जैसे 1 to 10 सीधा नंबर प्रिंट कराया है, कई बार इंटरव्यू में आता है कि उल्टा प्रिंट करा दो, 10 से लेके 1 तक प्रिंट करा दो। आई और माइनस कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, किसने बोला ये, वैभव आपने बताया? जी। बिल्कुल सही जवाब है। तो आई माइनस, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से शुरू करेंगे आई को, और इस बार लेस देन नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 को लेस देन कर दिया 10 से तो वो कभी कंडीशन मैच ही नहीं करेगी। इस बार ग्रेटर देन होगा, कि भाई 0 से जब तक बड़ा हो तब तक प्रिंट होता रहे, और आई को माइनस माइनस करते रहो। तो यहां पे इस बार क्या होगा, उल्टा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर सर। चल जा, आप बताओ एक बार से पढ़ के समझने की भी कोशिश करो, कैसे किया है हमने, उल्टा कर दिया है। 0 की जगह 10 से यस शुरू कर सर। दिया, लेस देन की जगह ग्रेटर देन कंडीशन लगाई, और आई माइनस माइनस लिख दिया। ठीक है, अब दो कीवर्ड और पढ़ने हैं हमें, फोर लूप में ही वो कीवर्ड यूज होते हैं। पहला कीवर्ड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, पर्टिकुलर लूप से, जैसे okay, मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे कई बार आपको कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप देखो कंटिन्यू क्या करेगा, अभी पहले सिंपल से रन करता हूं। 0 से लेके 10 तक चलाना है हमें ना, तो देखो 0 चला, 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, 6 चला, फिर 5 नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है मैंने नीचे लिखा है, और उसके ऊपर क्या लिख दिया कि अगर 5 नंबर हो तो कंटिन्यू कर। कंटिन्यू का मतलब है डोंट एग्जीक्यूट एनी लाइन आफ्टर दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट लूप। बात समझ में आ रही है कि कंटिन्यू जहां पे भी आ गया उसके नीचे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी लूप के अंदर, सीधा नेक्स्ट कंडीशन पे मूव हो जाएगा। तो जब 5 आएगा, अगर मैंने 5 और ये भी लगा दिया होता, और आई इक्वल टू 6, अगर ये भी लगा दिया होता मैंने, अब रन किया होता, तो 6 भी प्रिंट ना होता। क्यों? क्योंकि आई 5 और 6 आएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे की लाइन ये कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट नहीं होगी, सीधा यहां पे पहुंच जाएगा, और फिर लूप नॉर्मल चलेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस क्लियर है। चल जा आपको। यस सर। ओके ओके, और एक और कीवर्ड हमें समझना है लूप के मामले में ही, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक का नाम से पता चल रहा है तोड़ देगा, तोड़ फोड़ मचा देता है ये। चलो इसे करते हैं, सेम वही चीज है। ब्रेक क्या करेगा, यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ओके, अब ब्रेक का क्या है, पहले लिख देता हूं ब्रेक के बारे में। ब्रेक विल break the loop and no other condition will execute। कि भाई जैसे ही I5 मिलेगा ये ब्रेक कर देगा, मतलब ये सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। कुछ भी ये नीचे का आगे का ना लूप प्रिंट होगा ना कुछ प्रिंट होगा, मतलब 4 तक तो प्रिंट होगा, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। देखना 4 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रेक जैसे ही कीवर्ड आप लिख देते हो, जैसे ही ये कंडीशन मैच हुई, आपने कहा ब्रेक, तो उसके बाद सीधा लूप के बाहर निकल जाएगा। कुछ भी उसके नीचे लिखा हो या कुछ भी उसकी नेक्स्ट आइटरेशन हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ठीक है। कंटिन्यू ब्रेक में इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कंटिन्यू विल ब्रेक द आइटरेशन। इसे एक लूप, जैसे एक बार लूप चल जाता है तो उसे बोलते हैं वन आइटरेशन। क्या बोलते हैं? वन लूप साइकिल को वन आइटरेशन बोलते हैं। वन लूप साइकिल इक्वल टू वन आइटरेशन। तो आपको क्या बोलना है? कंटिन्यू विल ब्रेक द आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन, बट ब्रेक विल ब्रेक द लूप एंड कम आउट ऑफ द लूप। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, तो फोर लूप इतना ही है। बाकी मैं होमवर्क दूंगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखो, 2 का टेबल प्रिंट कराओ, इस तरह के बहुत सारे लूप के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। कोई आज की क्लास का डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछो। एक क्वेश्चन अभी अभिनव ने पूछा था, चलो अब उसे ट्राई करके देखते हैं कि उसे कैसे करते हैं। करना है कि अगर इंट के इसके अंदर इंट 2 नंबर इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा अभिनव के क्वेश्चन के अलावा और किसी का क्वेश्चन है? शैलजा आपका या फिर वैभव आपका, अभी तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड? नो सर। No, sir. ओके, चलो ट्राई करते हैं। लूप विथ 2 वेरिएबल्स। अच्छा, शॉर्टकट होता है डॉटेड में, जितने भी ये फंक्शन होते हैं ना, इनका शॉर्टकट होता है। जैसे फोर लूप का 4 दबाओ, 2 बार टैब दबा दो, तो वो पूरा ये कंडीशन अपने आप लिख देगा। ये देखो, हालांकि इसे पूरा और भी कुछ लिखने देना था। ओके, अभी ये सही से चल नहीं रहा, लेकिन 2 बार आप एक बार टैब दबा के देखना। 2 बार टैब दबाओगे फोर लिख के, तो अपने आप ही पूरा फोर लूप का सिंटैक्स बना देता है। मेरी स्क्रीन पे भी रन नहीं बनाया उसने पूरा, लेकिन ट्राई करना। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई 2 वेरिएबल लेने हैं फोर लूप के अंदर। पहले मैं ये लेके देखता हूँ। कुल पहले बाहरी वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन I+J। देखते हैं इसे डिबग करके कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, मैंने बताया था कि एक पेज में नेम सिर्फ एक बार हो सकता है, तो इसलिए एरर दे रहा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ।
कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने नीचे भी आई जे ले लिया है। हमने आई को 0 सेट किया। अब इनिशियलाइज हुआ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1 इनिशियलाइज हुई। आई को हमने चेक किया, लेस देन 10 है, लूप में गया, आई प्लस जे प्रिंट कर दिया होगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस और आई लेस देन 10। तो मतलब ये 2 वेरिएबल के साथ भी सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक किसी चीज और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे एंटर दे देता हूँ और j is less than कंडीशन एक ही ले रहा है। तो इस लूप में क्या किया कि आप इनिशियलाइज 2 वेरिएबल कर सकते हो, बट कंडीशन ये एक ले रहा है। कंडीशन ये मल्टीपल देखो कंडीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंडीशन को सेकंड कंडीशन को नहीं ले रहा। एक बार कोमा लगा के देखता हूँ। मुझे लग रहा है कंडीशंस में ना शायद मे बी एंड या फिर और या लॉजिकल नॉट यूज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक कंडीशन लेगा तो एक, हाँ उसमें तो कुछ भी लगा लेंगे वो चल जाएगा। सिंगल कंडीशन में तो एंड और लगाएंगे तो काम कर लेगा। लेकिन कंडीशन मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियलाइज हम 2 वेरिएबल को कर सकते हैं और इंक्रीमेंट भी 2 वेरिएबल को कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही लेगा। एक ही कंडीशन में अगर आप ऐसे बना सकते हो, कंडीशंस यूज करेंगे तो फिर एंड या फिर लॉजिकल नॉट यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, इस तरह से कर सकते हो आप। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने भी इसे बहुत मतलब ये बहुत कॉमन है नहीं कि आप कॉमनली 2 वेरिएबल लूप में लेके यूज करोगे। तो मैंने भी मेरे ख्याल से 4-5 साल में से कभी यूज किया नहीं 2 वेरिएबल। पहले जब पढ़ता था तो किया होगा, बट इस तरह से आप 2 वेरिएबल के लेके भी कर सकते हो, कोई आपको काम आए तो। बट ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल है। अभी आपके लिए वैभव और शैलजा इस पे ज्यादा फोकस मत करना। ये आपको मे बी वंस इन अ 10 ईयर कभी जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, वरना 2 वेरिएबल की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं तो भी 13 साल से हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में 1-2 बार मैंने शायद किया होगा जब मैं सीखता था, बट इस तरह की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्लियर? ओके सर। बट अगर सीखने का मन है तो करके देख सकते हो, अच्छा है, मतलब एक अच्छी चीज है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए। कंडीशन उसने एक ही कंडीशन ली, एक ही कंडीशन को में हमने एंड लगा दिया, पर कंडीशन को 2 नहीं ले रहा। बट हाँ, इनिशियलाइज 2 वेरिएबल कर सकते हो, फिर तो 3, 4, 5 कितने भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी उतने वेरिएबल का कर सकते हो, कोमा लगा लगा के। फिर तो अगर हम मेरे ख्याल से 3 भी कर सकते हैं। फिर तो खैर जब ये है फिर तो 3, 4, 5 कितने भी कर लो। ए प्लस प्लस और एल प्लस प्लस, ठीक है। तो मतलब सबको अलाउ कर रहा है ये। मान लो फिलहाल के लिए प्लस के प्लस एल कर देंगे यहाँ पे। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कभी सिनेरियो आएगा तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ बनाना पड़े, बट इसे सीखने के पर्सपेक्टिव से अभी मत जाओ। अभी पहले ये सिंपल वाले सीखो और कंटिन्यू और ब्रेक सीख लेना। बट अगर मतलब ट्राई करना हो तो कर सकते हो इस तरह को भी यूज करके। कितने भी आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, कितने भी वेरिएबल कंडीशन एक ही लगेगी, बट कितने भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। और वो सारी कंडीशन और सारी चीजें जब मैच करेगी तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर अभिनव? आपको भी क्लियर हो गया होगा ये? हाँ करेक्ट। हाँ। सुमित, आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ी थी, मतलब कि कहीं कोई क्वेश्चन में आया था, ये कहाँ पे देखा ये 2 वेरिएबल वाला? मैंने याद है, मुझे जहाँ तक मैं जावा में करता था तो वहाँ पर हम अच्छा, काउंटर वेरिएबल को 2 लेते थे। मतलब मुझे पता ही था कि इसमें भी वर्क करेगा।
अच्छा अच्छा, हाँ तो कर गया इसमें भी, मतलब जावा और .NET 80% 90% एक्चुअली सेम है। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं क्योंकि अब हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो 90% जावा और .NET